बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज़ू जियोग्राफ़ी का लेक्चर नंबर 4 और हमारा जो टॉपिक है वो है पैलियो जियोग्राफ़ी। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 और हमारा जो टॉपिक है वो है पैलियो जियोग्राफ़ी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैलियो जियोग्राफ़ी? पैलियो बोलते हैं बेसिकली हिस्ट्री को, जिस तरह पैलेंटोलॉजी होता है कि फॉसिल रिकॉर्ड जो कि हिस्ट्री में पाए जाते हैं, जो कि ओल्ड ईयर्स में पाए जाते हैं, ओल्ड टाइम्स में पाए जाते हैं, एंशियंट टाइम्स में पाए जाते हैं, हिस्ट्री में पाए जाते हैं। इसी तरह से पैलियो का यहाँ पर मतलब है हिस्टोरिकल स्टडी। किसकी? जियो, पैलियो के आगे लिखा है जियो, अर्थ की। हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ अर्थ, बेसिकली इट इज़ नाउन एज द पैलियो जियोग्राफी। When we use the name of the earth mean the continents, because our earth consists of the 7 continents। 7 बरे-आज़म पर मुश्तमिल हमारी ज़मीन है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स की हिस्टोरिकल स्टडी को पैलियो जियोग्राफी कहते हैं। यानी कि कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन को हमने डिस्कस करना है कि पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में कैसी होगी। तो इस आइडिया को प्रपोज करने के लिए मुख्तलिफ तरह की थीरीज प्रपोज की गई हैं। सबसे पहले पैलियो जियोग्राफी की डेफिनेशन देखें कि पैलियो जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर ईयर्स। इट इज़ द पैलियो जियोग्राफी। अब पैलियो जियोग्राफी को अगर आपने जान लिया है तो फिर आगे मूव करते हैं। जब एक पैलियो जियोग्राफर स्टडी करता है कॉन्टिनेंट्स को तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि जो कॉन्टिनेंट की प्रेजेंट पोजीशन है, आया कि ये पास्ट में भी ऐसी ही थी? अगर ये पास्ट में ऐसी नहीं थी जैसी प्रेजेंट में दिखाई देती है तो फिर कैसी पोजीशन होनी चाहिए थी? क्योंकि जब वो सिमिलर फाना की बात करते हैं, आपको बताया था कि मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में फाना क्या है, सिमिलर है। अब वो सिमिलर फाना अगर मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में, फार फ्लिंग कॉन्टिनेंट्स में, जो दूर दूर कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पर सिमिलर है, तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी ये कॉन्टिनेंट्स भी क्या थे? नज़दीक थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और दैट इज़ वाई दे हैव द सिमिलर फाना। तो ये क्वेश्चन आते हैं जो माइंड में अराइज होते हैं एक पैलियो जियोग्राफर के। तो इसी क्वेश्चंस को थॉरली स्टडी करने के लिए, इन्हीं आइडियाज़ को, इन्हीं डिफ़िकल्टीज से ओवरकम होने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज को प्रपोज किया है। अब हम देख लेते हैं कि वो डिफरेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, 1960 तक 3 थीरीज वर्किंग कर रही थी। वो 3 थीरीज कौन कौन सी थी? एक थीरीज ऑफ परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स है, दूसरी हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट थ्योरी, और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे लैंड ब्रिज थ्योरी, थ्योरी ऑफ लैंड ब्रिजेस। ये 3 तरह की थीरीज हैं जो 1960 तक वर्किंग करती रही हैं। तो सबसे पहली थीरी जो परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट है, ये प्रपोज की थी डॉक्टर लॉयल ने इन 1830। 1830 में इसने जो थीरी प्रपोज की थी उसके मुताबिक क्या था? इसके मुताबिक था कि यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन हमें वर्ल्ड मैप में आज दिखाई दे रही है, प्रेजेंट डे में दिखाई दे रही है, ये पोजीशन पास्ट में भी थी। नहीं समझ आई? अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर लॉयल, द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज सिमिलर टू द पास्ट पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। यानी कि पोजीशन चेंज नहीं हुई। यहाँ पर उसने बताया कि कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन क्या है? फिक्स्ड है, अनचेंज्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पर जब ये कभी भी चेंज नहीं हुई तो यहाँ पर देखें कि मैंने लिखा क्या है कि कॉन्टिनेंट्स फिक्स्ड पोजीशन रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होते। और इसमें डॉक्टर लॉयल ने एक और बात की कि इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन अर्थ का जो फेस है वो चेंज होता रहता है। अर्थ का फेस चेंज होने से मुराद क्या है
कि अर्थ में वोल्केनिज्म होती है किनारे पर, ठीक है। वोल्केनो जब ऊपर उठते हैं, आतिशफिशां, जब माउंटेन्स ब्लू अप होते हैं, जब इस तरह की विंड्स आती हैं, तो इनमें इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती है, अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन में चेंज नहीं आती। ये जनाब डॉक्टर लायल की थ्योरी ऑफ परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स की स्टेटमेंट्स थी। तो इसका रिजेक्शन हो गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया ड्यू टू अ बिग बैकड्रॉ। इसका बैकड्रॉ क्या था? सबसे पहले बैकड्रॉ ये था कि अगर कॉन्टिनेंट्स सिमिलर थे पहले, अगर कॉन्टिनेंट्स पहले सिमिलर थे तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स भी सिमिलर होने चाहिए थे। मान लिया कि कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही जगह पर थे और यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स भी सिमिलर थे। अब क्या पोजीशन है कि एक अफ्रीका में है और एक अमेरिका में है। कितना फासला है इन दोनों के दरमियान? हज़ारों मील का फासला है। और अब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉमन पाए जाते हैं। मंकीज, ऑस्ट्रिचेस, पर्क्यूपाइंस, एलिफेंट्स, फिशेस, चेरासीन्स, ये कुछ प्रोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम आपको बताए हैं जो अभी भी साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में सिमिलर हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जनाबे वाला, अगर ये फार फ्लिंग कॉन्टिनेंट्स में सिमिलैरिटी है तो इसका मतलब ये कि अगर कॉन्टिनेंट्स फिक्स पोजीशन में थे, पहले इकट्ठे थे, तो बाद में ये चेंज हुए हैं, बाद में ये एक दूसरे से दूर गए हैं, इनके कनेक्शन लॉस्ट हुए हैं, और इसी वजह से ये दूर जाने के बाद भी इनकी जो पोजीशन है वो क्या है जी? अनचेंज है, चेंज हुई है, अनचेंज्ड नहीं है, बल्कि इनकी पोजीशन चेंज हुई है। तो ये इसका ड्रॉबैक, ठीक है। यानी कि इसके आइडिया को मुस्तरद कर दिया गया कि पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स विल अनचेंज। ऐसी बात नहीं है, बल्कि पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट विल बी चेंज। पहले कभी साउथ अमेरिका और अफ्रीका इकट्ठे थे, बाद में ये अलहदा हो गए हैं। दैट विल बी द चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो ये थी हमारी पहली थ्योरी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ सेकंड थ्योरी। द नेम ऑफ द सेकंड थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ द लैंड ब्रिजेस। Theory of the land bridges basically is formulated by the different zoo geographers, by the authorities of the zoo geography. So what is the statement of the land bridge theory? The statement of the land bridge theory is that in the past there will be land bridges occur, and these land bridges act as migratory route for the animals, and the animals move from one continent to another continent with the passage of with the help of the land bridges. तो ये थी लैंड ब्रिजेस की जो है स्टेटमेंट। अब इस केस में जो लैंड ब्रिजेस थे ये कॉन्टिनेंटल साइज के लैंड ब्रिजेस थे, ठीक है। ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई है कि ये जो लैंड ब्रिजेस हैं, बेसिकली ये लैंड ब्रिजेस क्या है? कॉन्टिनेंटल साइज के लैंड ब्रिजेस। ये लैंड ब्रिजेस, ये माइग्रेटरी रूट सिर्फ नैरो स्ट्रिप्स नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़े बड़े लैंड ब्रिज, कॉन्टिनेंट्स लाइक लैंड ब्रिजेस मौजूद थे, तो जिन्होंने माइग्रेटरी रूट के तौर पर काम किया और ऑर्गेनिजम्स की पैसेज में हेल्प आउट की। और बाद में क्या हुआ? ये लैंड ब्रिजेस टूट गए, ठीक है। ये एविडेंसेस से बात साबित करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया। सबसे पहले हम एक ब्रिज को एज एन एग्जांपल लेते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी। द बेसिकली साउथ अटलांटिक ब्रिज, ठीक है। द साउथ Atlantic bridge is one of the bridge which is in between the America, South America and the Africa. The bridge of the continental side which is present among the America and the Africa, and this bridge act as a migratory route for the animals. क्योंकि जब स्टडी किया गया तो बहुत सारे एनिमल्स जैसा कि फिशेस
जैसा कि चेरासिन, जैसा कि ऑस्ट्रिचेस, जैसा कि मंकी, जैसा कि पर्क्यूपाइंस, जैसा कि पाइपर्ड टोड, जैसा कि साइड नेक टर्टल, ये सारे के सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये ऑर्गेनिज्म साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं और साउथ अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, कॉमन ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो आइडिया प्रपोज किया था, इसके पीछे ये जो रीज़न थी कि ये इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में जो सिमिलैरिटी है फाना की, वो इस वजह से है कि इसके दरमियान ब्रिज कभी ना कभी था। अब तो वाज़ेह है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका बिल्कुल सेपरेट हैं और ये बहुत दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन कभी ना कभी इनके दरमियान एक ब्रिज था, तो ये है साउथ अटलांटिक ब्रिज। सही है। तो इसको मैं आगे ज़रा एलेबोरेट करता चलूँ कि यहाँ पर जैसे आपको बताया कि इनमें बहुत क्या थे, ये सिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे। लेकिन अगर ये ट्रू है, अगर ऐसा ही है कि पास्ट में ब्रिज था, तो यहाँ पर बहुत बड़े क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, पहले सुनिए फिर व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे कि अगर मंकीज, ऑस्ट्रिचेस, पर्क्यूपाइंस, ये ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेजेंट थे दोनों कॉन्टिनेंट्स में, अगर प्रेजेंट थे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये प्रेजेंट थे, तो ये जब इनके डीएनए सीक्वेंसेस देखे गए, जब इनकी क्लासिफिकेशन देखी गई, तो देखा गया कि ये जो ऑस्ट्रिचेस, ये जो मंकीज हैं, पर्क्यूपाइन बर्ड होता है, ये आपस में रिलेट नहीं करते, दे डू नॉट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, बल्कि ये डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इसको साबित नहीं कर सकते कि इनके दरमियान ब्रिज था। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने कंसीडर कर लिया कि मंकीज, पर्क्यूपाइन, ऑस्ट्रिचेस जो दोनों कॉन्टिनेंट्स में हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं, फर्ज करो कि वो क्लोजली रिलेटेड हैं, अगर वो क्लोजली रिलेटेड हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो ब्रिज है इन दोनों के दरमियान, साउथ अटलांटिक ब्रिज जो है, ये ओलिगोसीन पीरियड तक रहा होगा। ओलिगोसीन इज द मोस्ट रिसेंट पीरियड, तो ये ओलिगोसीन पीरियड तक रहा होगा। ये ओलिगोसीन पीरियड तक रहा होगा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो मंकीज हैं और पर्क्यूपाइंस हैं, इनके फॉसिल्स रिकॉर्ड स्टार्ट ही ओलिगोसीन पीरियड से होते हैं। ठीक है, स्टार्ट ही ये ओलिगोसीन पीरियड से 23 मिलियन अबाउट ईयर्स ओल्ड है, तो ओलिगोसीन पीरियड से ही स्टार्ट होते हैं इनके फॉसिल रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या कि ये ब्रिज जो है ओलिगोसीन पीरियड तक रहा है इन दोनों के दरमियान। लेकिन अब थर्ड जो डिफिकल्टी वो ये है कि अगर ये साउथ अटलांटिक ब्रिज ओलिगोसीन पीरियड तक रहा है, तो अंगुलेट्स और एडेंटेट्स, ये दो मैमल्स के बड़े ग्रुप हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अफ्रीका में प्रेजेंट है ही नहीं, बल्कि ये साउथ अमेरिका में वेल इस्टेब्लिश ग्रुप थे ओलिगोसीन पीरियड में। अगर ब्रिज ओलिगोसीन पीरियड तक रहा है, तो फिर होना तो ऐसा चाहिए था कि अंगुलेट्स और एडेंटेट्स जो साउथ अमेरिका में हैं वो अफ्रीका में भी हों, लेकिन ऐसा भी नहीं, साउथ अमेरिका में मौजूद हैं और अफ्रीका में वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। इसका मतलब ये है कि ओलिगोसीन पीरियड तक ब्रिज नहीं रहा। ओलिगोसीन पीरियड तक ब्रिज नहीं रहा तो इसका मतलब है मंकीज, पर्क्यूपाइन, ऑस्ट्रिचेस ये क्लोज रिलेटेड नहीं है। जब ये क्लोज रिलेटेड नहीं है तो ये डिफरेंट फाना है। जब डिफरेंट फाना है तो इसका मतलब ये है कि ब्रिज की कोई भी वक़्त नहीं है। सो दैट इज़ वाई देयर विल बी अ रिजेक्शन टू द साउथ अटलांटिक ब्रिज। हमने क्या किया? देयर विल बी रिजेक्शन ड्यू टू द कॉमन ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे जो थ्योरी की, जो कह लेंगे बैकबोन थी हमारे कॉन्सेप्ट की, पैलियो जियोग्राफी की, वो ये है। लैंड ब्रिजेस हमने 3 डिस्कस करने हैं। ठीक है, एक है साउथ अटलांटिक ब्रिज और दूसरे जो रिमेनिंग लैंड ब्रिजेस हैं उनको मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको इनके बारे में बताया है, इसी तरह वो 2 ब्रिजेस हैं उनके फाना की डिस्कशन करेंगे आप लोग, उनकी एग्जिस्टेंस की डिस्कशन करेंगे, उनके माइग्रेटरी रूट्स की डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो लुब्बे लबाब है, जो असेंस है, जो फाइनल बात है, जो इन शॉर्ट मेथड है, वो ये है
कि साउथ अटलांटिक ब्रिज हो या लेमुरिया भी एक ब्रिज है वो हो, या कोई भी दुनिया का ब्रिज हो जिसको कॉन्टिनेंटल साइज ब्रिज कहते हैं, इसकी कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। याद रखिएगा कि लैंड ब्रिजेस, जब मैं नाम ले रहा हूँ, लैंड ब्रिज का मतलब यहाँ पर कॉन्टिनेंशियल साइड लैंड ब्रिजेस हैं। क्या है? कॉन्टिनेंशियल साइज लैंड ब्रिजेस। और जो छोटे लैंड ब्रिजेस हैं, नैरो लैंड ब्रिजेस हैं, उनकी जो एविडेंसेस हैं वो तो प्रेजेंट डे में भी मिलती है। प्रेजेंट डे में भी लैंड ब्रिजेस की जो एविडेंसेस है वो मिलती है। ठीक है, अफ्रीका और इस्थमस ऑफ द पनामा, ठीक है, इस्थमस ऑफ द पनामा, इसके बाद इस्थमस ऑफ द सुएज, ये आपने बुक से डिस्कस कर लेने हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान एक नैरो स्ट्रिप्स हैं, एक बिल्कुल बारीक से ब्रिजेस हैं जो मौजूद हैं और जो माइग्रेटरी रूट के तौर पर काम करते हैं। तो लैंड ब्रिजेस से मुराद कॉन्टिनेंशियल साइज के जो लैंड ब्रिजेस हैं इनकी रिजेक्शन है। जो नैरो लैंड ब्रिजेस हैं, जो नैरो स्ट्राइप्स हैं, जो बिल्कुल बारीक से ब्रिजेस हैं, इनकी रिजेक्शन नहीं है, बिकॉज इनकी एविडेंसेस तो अभी भी मौजूद है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी है, कोई समझने वाली बात नहीं। तो ये है बेसिकली थ्योरी ऑफ लैंड ब्रिजेस। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? कॉन्टिनेंट का मतलब आपको पता है, और ड्रिफ्ट का मतलब है द चेंजिंग पोजीशन। ड्रिफ्टिंग किसको बोलते हैं? यू नो वेरी वेल। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिकली वाज प्रपोज्ड बाय द वैगनर। ठीक है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द वैगनर and the Wagner was a meteorologist. वैगनर क्या था? मेटीरियोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं जो महकमा मौसमियात से ताल्लुक़ रखता हो, उसको बोलते हैं मेट्रियोलॉजिस्ट। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, महकमा मौसमियात। तो ये जो वैगनर था, चूँकि मेट्रोलॉजिस्ट था, तो मेट्रोलॉजिस्ट होने की वजह से ये क्या करता था? ये प्रेजेंट और पास्ट क्लाइमेट की स्टडी करता रहता था। क्या करता था? ये प्रेजेंट और पास्ट क्लाइमेट्स की स्टडी करता रहता था। प्रेजेंट एंड पास्ट क्लाइमेट को ये स्टडी करता और फिर देखता, क्या देखता कि एक जगह है, वहाँ पर क्लाइमेट कुछ कुछ 100 साल पहले एक जैसा था, लेकिन जब ये अपनी दूसरी रिसर्च वहाँ पर करता है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, वहाँ पर एक टेम्परेचर क्या था? गर्म था, लेकिन कुछ साल बाद जब ये वहाँ पर जाता है और देखता है वहाँ पर टेम्परेचर क्या है? थोड़ा सा मुतदल था, थोड़ा सा ठंडा था। और ये जियोलॉजिकल एविडेंसेस की बेस पर, फॉसल रिकॉर्ड्स की बेस पर, ये इन्वायरमेंट की बेस पर इसने मुख्तलिफ खित्तों में स्टडी की। अब उस स्टडी से इसको पता चला कि ऐसे ज़मीन पर हिस्से मौजूद हैं जहाँ पर पहले कभी पिछले ज़मानों में टेम्परेचर गर्म था, लेकिन अब वहाँ पर टेम्परेचर वैसा नहीं है, बल्कि टेम्परेचर वहाँ पर क्या है? ठंडा है। तो इसमें जो पॉइंट है वैगनर ने बताया, वैगनर ने कहा जनाबे कि ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो फिर उस जगह का क्लाइमेट चेंज हो गया, या तो फिर उस जगह की पोजीशन ही चेंज हो गई। ठीक है, ज़मीन का जो एक हिस्सा है, या फिर वहाँ का क्लाइमेट चेंज है, या फिर क्या है? वहाँ पोजीशन ही चेंज होगी कॉन्टिनेंट की। तो जब पता चला, जब प्रेजेंट एंड पास्ट क्लाइमेट की इसने स्टडी की, तो इसने क्या कहा कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ
टाइम ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। जब इसमें दो पॉसिबिलिटी थी इसके पास कि क्लाइमेट चेंज है या फिर पोजीशन चेंज है, तो इसने क्लाइमेट चेंज को प्रूव करने के लिए इसको एविडेंसेस चाहिए थे, एविडेंसेस चाहिए थे। अब क्लाइमेट चेंज होना किसी जगह का कोई आसान बात नहीं है। इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी कि अर्थ किसी एक पॉइंट की तरफ झुक नहीं सकती, या फिर सूरज की इंटेंसिटी एक जगह पर तेज है और हजारों साल तेज रहे, ऐसा भी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी और अर्थ इंक्लाइनेशन, बेसिकली दीज आर द टू फिनोमिना विच आर यूज्ड टू स्टडी द चेंज इन द क्लाइमेट, लेकिन ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज होना ये नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अर्थ झुकाव नहीं कर सकती किसी एक जगह पर, ठीक है। ये तो अपने दायरेकार में क्या करती है, घूमती रहती है, गर्दिश करती रहती है। तो जो अल्टरनेटिव वे था कि अगर क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ तो फिर जनाबे वाला क्या है, कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्टिंग हुई है, पोजीशन चेंज हुई है, उस अर्थ के टुकड़े की पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है। कि क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है कि पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट ये क्या हुई है, चेंज हुई है। और ये एक्सेप्टेबल है, ये नॉन एक्सेप्टेबल नहीं। तो जब उसने यहां तक इसको स्टडी किया तो फिर बताया कि जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, जो अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है वो रिजिड तो होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, लाइटर होता है। अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ के इसने दो हिस्से बताए कि एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला हिस्सा। ये अपर पार्ट है जिसको उसने नाम दिया सीएल का, SIAL, सीएल। ये क्या है, बेसिकली कॉन्टिनेंटल पार्ट। कॉन्टिनेंटल पार्ट इज द सीएल। सीएल का मतलब क्या है, सीएल का मतलब है कि सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड द एल्यूमिना। और ये क्या था, बेसिकली अर्थ का अपर पार्ट जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको। लेकिन जो लोअर पार्ट था, लोअर पार्ट था जिसमें हम स्टडी करते हैं ओशन के फ्लोर को या ओशनिक क्रस्ट हम बोलते हैं, ये बना होता है सीमा का। सीमा, सीमा किसको बोलते हैं, SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो पता चला कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, वो लाइटर है, नीचे वाला हिस्सा क्या है, वो रिजिड है। तो जिस तरह फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल में हमने पढ़ा था, जिस तरह समुंदर में आइसबर्ग्स होते हैं कि समुंदर में मौजूद आइसबर्ग्स ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक ने कहा कि समंदर की सतह पर, समंदर की सतह पर ये कॉन्टिनेंट इस तरह फ्लोट करते हैं जिस तरह आइसबर्ग्स फ्लोट किया करते हैं। नहीं समझ आया कि इसने जो हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस क्या दी इसने कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं, कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोट ऑन oceanic crust like iceberg। जिस तरह आइसबर्ग
फ्लोट करते हैं। तो ये था आइडिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग था। ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि वैगनर ने बताया, अकॉर्डिंग टू वैगनर, देयर विल बी ओनली वन कॉन्टिनेंट इन द पैलियोज़ोइक टाइम। क्या था? पूरी की पूरी ज़मीन, 7 जो बर्रे आज़म हैं, इनके दरमियान कोई भी खला नहीं था, बल्कि ये क्या थे? इकट्ठे थे। अब इस इकट्ठे जो काम को, इस इकट्ठी एक चीज़ को उसने नाम दिया था क्या? पेंगिया। वैगनर ने क्या कहा? वैगनर ने कि पैलियोज़ोइक टाइम में ये तकरीबन 560 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहा है कि पैलियोज़ोइक टाइम में क्या था? नो डिवीजन। इसका मतलब क्या कि पूरी की पूरी जमीन एक ही इकट्ठी थी, और इसको उसने नाम दिया है पेंगा का। ठीक है, PANGAEA, पेंगा। ये क्या था? बेसिकली पूरी की पूरी जमीन, ठीक है, कोई कॉन्टिनेंट का वजूद नहीं, बल्कि पेंगा ही था। ठीक है, पंगा ही था। अब इस पंगे के इर्द गिर्द जो ओशन था वो भी एक था, उसको इन्होंने कहा पेंथेलेसा। ठीक है, ये क्या था? होल अर्थ यूं कह लें, और ये सराउंडेड थी। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय पेंथेलेसा। It is surrounded by Panthalassa, and Panthalassa basically it is a ocean, big ocean. तो फिर with the passage of time, this panga would be broken down into the Laurasia and the Gondwana land. किस में? With the passage of time, this Pangaea would be break down in the Laurasia and in the Gondwana land। ये लाउरेसिया और गोंदावाना लैंड में डिवाइड हो गए, और फिर चलते चलते ये ब्रेक डाउन इनकी होती गई। लाउरेसिया फर्दर ब्रेक डाउन हो गया 2 पार्ट में, गोंदावाना लैंड फर्दर ब्रेक डाउन हो गया 3 पार्ट में, और फिर जब ये फ्रैगमेंट्स में चेंज हुए और चलते चलते इन्होंने ये प्रेजेंट पोजीशन जो आज 7 बराज़म पर मुश्तमिल है, इसको फॉर्मेशन कर दी, इसको बना दी। तो ये था बेसिकली आइडिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी का। ठीक है, अब इसके लिए एविडेंसेस चाहिए थे। ठीक है, एविडेंसेस जो इसको प्रूव करके दिखाते कि किस तरह से जनाबे वैगनर ने अपनी इस हाइपोथेसिस को साबित किया है। सबसे पहला जो एविडेंस था, ठीक है, अब हम बात करेंगे एविडेंसेस जो सबसे पहला एविडेंस था वो था बेसिकली जिगसा पजल फिट। ठीक है, जिगसा पजल फिट। ये जिगसा पजल फिट क्या होता है? जिगसा पजल फिट कोई भी ऐसी आप चीज़ बनाओ, जिस तरह से मैं आपको एक स्केच इधर कर देता हूँ। ये है फॉर एग्जांपल एक चीज़, ठीक है, ये इकट्ठी है। अब इसकी ब्रेकडाउन होनी है, इस तरह से। इस तरह से ब्रेकडाउन, यहाँ पर इकट्ठे थे लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन हुई, और ब्रेकडाउन जब हुई तो पता चल रहा है ये आपस में एक दूसरे के जब करीब किए जाएं तो ये फिट हो जाएं। दैट इज द जिगसा पजल। ये बेसिकली ये जिगसा पजल ये देखा गया था साउथ अमेरिका में और अफ्रीका।
ठीक है, ये था साउथ अमेरिका और ये था अफ्रीका, ये था अफ्रीका। तो दैट इज वाई दिस इज द बिल्डफुल एविडेंस फॉर द थ्योरी ऑफ लैंड ब्रिजेस, जिग्सा पजल फिट। दूसरा एविडेंस क्या था? फॉसल रिकॉर्ड। फॉसल रिकॉर्ड, fossil record is another evidence of this theory of continental drift। अब इसको मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में कॉमन है। तो इसने बेस रखा कि बहुत सारे जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी वजह से ही हैं, पहले इकट्ठे थे, बाद में कॉन्टिनेंट टूटे हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स भी अलग-अलग हो गए, लेकिन ये कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो एविडेंस है वो आता है जियोलॉजिकल रॉक्स, आइडेंटिकल जियोलॉजिकल रॉक्स। आइडेंटिकल जियोलॉजिकल रॉक्स का मतलब क्या? जैसा फॉसल रिकॉर्ड का बताया, फॉसल रिकॉर्ड कहाँ पर मौजूद होते हैं? रॉक्स में मौजूद होते हैं। अब जब रॉक्स साउथ अमेरिका में जो खोदी जा रही हैं उनमें से भी बैट के फॉसल निकल रहे हैं, रैट के फॉसल निकल रहे हैं, और जो रॉक्स अफ्रीका में खोदी जा रही हैं, डिगिंग की जा रही है, वहाँ पर भी रैट और बैट के फॉसल निकल रहे हैं। जो पाकिस्तान यानी एशिया में डिगिंग की जा रही है वहाँ पर भी बैट और रैट। तो इसका मतलब ये था कि ये जो आइडेंटिकल जियोलॉजिकल रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। लेकिन इतनी सारी स्पॉटिंग के बावजूद, इतनी सारी एक्सप्लेनेशन के बावजूद, क्या हम इस थ्योरी को 100% ट्रू कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसके ड्रॉबैक्स भी इतने ही हैं जितने इसके बेनिफिट्स हैं। वो ड्रॉबैक्स मैं अब इस पर नहीं लिखूंगा, जगह शॉर्ट है, तो सुनिए। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है? इट लैकिंग द mechanism of the continental drifting. Wagner says that there will be a drifting in the continents, but Wagner do not prove this by the mechanism, by the scientific mechanism. That is why this is not proved by the experiments. ये इसका ड्रॉबैक। और उसके बाद कंप्लीट लैक ऑफ द मैमल्स। बाज़ जगह पर मैमल्स कंप्लीशन लैक है ही नहीं, जैसा कि हमने मैडागास्कर पढ़ा था। तो ये थ्योरी जो है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब बाज़ जगह पर जो टेरेस्ट्रियल फाना है, जो रिप्टाइल हैं, जो एम्फीबियंस हैं, वो सिमिलर नहीं है, इन्वायरमेंट सिमिलर है, तो ये थ्योरी उसको भी साबित नहीं करती। हाँ, इस थ्योरी को बेसिकली एक बेस बनाया गया फोर्थ वन थ्योरी के लिए, और वो फोर्थ वन थ्योरी क्या है? वो फोर्थ वन थ्योरी जो बेसिक थ्योरी है, जो अब सरवाइव करने वाली थ्योरी है, वो है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज द रिसेंट थ्योरी, ठीक है, in order to explain the present, past and the future of the earth. So that is why we discuss this theory in each detail within next lecture. We discuss this theory in next lecture, inshallah azawajal. So I hope you will understand, and we will meet in the next video, inshallah. Assalamu alaikum.